गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 के अंतर्गत मौसम और जलवायु का अध्ययन करेंगे। मौसम और जलवायु दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है, लेकिन शब्द एक जैसे ही लगते हैं। हम सामान्य भाषा में इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस पाया जाता है। क्या डिफरेंस होता है मौसम और जलवायु में? देखिए, आज का हमारा टॉपिक मौसम और जलवायु है। मौसम की परिभाषा यदि हम दें तो जो प्रतिदिन आपके द्वारा महसूस किया जाता है, जैसे आज बारिश हो रही है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत तेज धूप है, ये क्या कहलाएगा? प्रतिदिन के अंतर्गत मौसम का अध्ययन किया जाता है। और जब जलवायु का हम अध्ययन करते हैं तो जलवायु एक लंबे समय तक लगातार बने रहने वाला टेम्परेचर होता है या स्थिति होती है, सिचुएशन होती है। जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम। सर्दी के मौसम में ठंड लगेगी, नेचुरल है, ये लंबे समय तक रहेगा, 3 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कुछ लंबे समय तक। गर्मी का मौसम है, कुछ समय तक बना रहेगा। ये जो दीर्घ काल तक स्थायी मौसम, स्थायी स्थिति बनी रहती है वायुमंडल की, इसे ही हमारे द्वारा जलवायु कहा जाता है। तापमान, आर्द्रपन, ये सारे मौसम और जलवायु वाले टॉपिक के अंतर्गत ही परिभाषा आएंगी और आपको समझना होगा। मैं बुक से रीडिंग कर रही हूँ, पेज नंबर 23 पर आपके मौसम और जलवायु हेडिंग मिल जाएगी, वहीं से अपन पढ़ रहे हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ये मौसम की डेफिनेशन है बच्चों, इसे आपको लिखनी है अपनी कॉपी में। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देते हैं, जबकि अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद प्रदान करता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु अब हम जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, औसत मतलब लंबे समय तक लगातार बने रहने वाला मौसम, किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? जिससे हमें हमारे आसपास के क्या स्थिति चल रही है तापमान की, उसका पता रहे। तापमान, अब ये तापमान क्या है? देखो बच्चों, तापमान पढ़ने से पहले मेरे द्वारा साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, उसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ। आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा के 2 अरबवें भाग का केवल 1 भाग 1% मतलब ही प्राप्त करती है। जैसे 100 रुपये में से 100% में 1% ही बच्चे होते हैं जो 100% मार्क्स लाते हैं। तो 1% बच्चों को 1 ही हुआ, एक ही बच्चा हुआ, वो 100 बच्चों के अंदर एक ही बच्चा होता है जो 100% मार्क्स लेकर आता है। उसी तरह से हमारी ऊर्जा जो है सूर्य से निकलने वाली 2 अरब है, और उस 2 अरब का 1% हिस्सा मतलब 2 अरब भाग ही हमारी पृथ्वी को मिल पाता है। 1% भाग ही हमारी पृथ्वी को मिल पाता है। अब है तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ही तापमान कहते हैं। बच्चों ये नोट कर लेना लाइन, ये तापमान की डेफिनेशन है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ये ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब एक शब्द और आ गया, आतपन। आतपन शब्द की भी आपको डेफिनेशन लिखनी है कॉपी में, इसको ध्यान से समझना। ये एक प्रकार का कारक है
जो हमारी पृथ्वी के लिए आवश्यक है। आततन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। हमारी जो पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक आततन कहलाता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आततन कहलाती है, आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे हमारी पृथ्वी अपने पास रख लेती है उसे क्या कहा जाता है? आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। आतपन जो होता है भूमध्य रेखा, जैसे हमारी ये पृथ्वी होती है ना बच्चों, पृथ्वी के बीच में हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारा ये आतपन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है, आतपन भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे हम पृथ्वी पर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा ये आतपन कम होता जाता है। इसलिए तापमान उसी प्रकार से घटता जाता है। ध्रुवों पर बर्फ होती है जबकि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर हमारे गर्मी बहुत अधिक पाई जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से ढके हुए क्यों होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो इतनी गर्म हो जाएगी हमारी पृथ्वी कि यहाँ कुछ फसलें उगी नहीं सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी हुई सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हमारे द्वारा वायु दाब का अध्ययन किया जाएगा। वायु दाब किसे कहते हैं? देखो बच्चों, एक चीज़ और बता दूं, तापमान का मापन तापमापी की सहायता से किया जाता है। देखो यहाँ पर आपके एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें साफ क्लियर लिखा हुआ है, इसे आप एक लाइन एरो बना के लिख लेना। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री या सेल्सियस होती है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। फिर अब हमारे द्वारा वायु दाब का अध्ययन किया जाएगा। एक लाइन और मैंने आपको बताई थी, इसमें नोट करने के लिए, तापमान तापमापी यंत्र की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट है वायु दाब। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हमारे चारों तरफ वायु है और वो हमारे शरीर पर बल लगा रही है, दाब लगा रही है, प्रेशर डाल रही है, लेकिन चारों तरफ से डालती है वायु हमारे। तो इसलिए हमें, और हमारा शरीर जो होता है इसका विपरीत बल लगाता है। देखो बच्चों, एक उदाहरण देती हूँ मैं। हम व्हीकल चलाते हैं, सड़क पे चलते हैं, चलते चलते अचानक से हमारे क्या होता है, जैसे बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पीछे धकेल रही है। हवा तो हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हम उसको काट कर आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे द्वारा आगे और पीछे जो बढ़ा जा रहा है उस वायु को काट कर आगे और पीछे बढ़ते हैं। जब वायु बहुत तेज़ होती है, तेज़ गति से बहती है और हम उसको काट कर आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो प्रेशर लगाती है, हमारे को चलने में तकलीफ होती है। और जब नॉर्मल होता है वायु का दाब तो हमें इतना महसूस नहीं होता है, हम आसानी से अपने विपरीत बल की सहायता से उसको काटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर भी विपरीत बल को लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, नोट कर लो आप तुरंत और कॉपी में लिख लेना अपनी। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल पर दाब में गिरावट आने लगती है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ताप यदि कम होगा तो वायु का दाब अधिक होगा। ताप और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि तापमान उच्च है
तो वायु का दाब कम होगा, और तापमान निम्न है तो वायु का दाब अधिक पाया जाएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है, यह निम्न दाब वाले क्षेत्र बन जाता है। अब ये मैंने तापमान और दाब का संबंध बताया था। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र को बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे जब आपके द्वारा पवन का अध्ययन किया जाएगा तो उच्च दाब और निम्न दाब का अध्ययन के माध्यम से आप पवनों की गति या दिशाएं देखेंगे। मैं एक बॉक्स और पढ़ रही हूँ आपका। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ पर वायु का दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक को पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट जाएंगी और इससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। अपना होमवर्क कंप्लीट करना, कंप्लीट के अंतर्गत सबकी परिभाषाएं लिख लीजिएगा।